पिछले कुछ सालों में खासकर 2023 और 24 के दौर में पुरातत्व विज्ञान की दुनिया में एक ऐसा भूचाल आया जिसने हमारी अब तक की सारी समझ को हिलाकर रख दिया। गिजा के महान पिरामिड के अंदर एक रहस्यमय छिपे हुए कक्ष यानी हिडन कॉरिडोर की खोज की गई और सबसे हैरान की बात यह है कि इस कक्ष को खोजने के लिए किसी इंसान ने पिरामिड के अंदर जाकर खुदाई नहीं की, बल्कि अंतरिक्ष से आने वाली कॉस्मिक रेज और म्यून रेडियोग्राफी जैसी एडवांस तकनीक का इस्तेमाल किया गया। जरा सोच कर देखिए, 4500 साल से भी ज्यादा पुरानी इमारत जिसे हम सदियों से खंगाल रहे हैं, वो आज भी अपने सीने में ऐसे राज दबाए बैठी है जो हमारे आधुनिक विज्ञान को भी पसीना ला देते हैं। और बात सिर्फ इस कक्ष पर ही खत्म नहीं होती है। अभी हाल ही में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार की मदद से गिजा के पठार के नीचे जमीन में गहराई में एक अजीब सी एल शेप वाली संरचना भी मिली। किसी को भी पता नहीं था कि वो क्या है, किसने बनाई और क्यों उसे हमेशा के लिए रेत के नीचे दफन कर दिया गया। जब भी हमें लगता है कि हमने मिस्र की सभ्यता को पूरी तरह से समझ लिया है, वो एक नया रहस्य हमारे सामने फेंक देती है। आज के इस दौर में जब हम गगनचुंबी इमारतें बनाते हैं तो हमारे पास में क्रेन है, लेजर तकनीक है, 3D मॉडल है, लेकिन जरा उस दौर की कल्पना कीजिए जब पहिए का आविष्कार भी ठीक से मिस्र में नहीं पहुंचा था, लोहे के बारे में लोग नहीं जानते थे और तकनीक के नाम पर सिर्फ तांबे की छेनी और पत्थर के हथौड़े हुआ करते थे। उस दौर में उन्होंने कुछ ऐसा बना दिया था जो आज भी एक अजूबा है। गिजा का महान पिरामिड 23 लाख से ज्यादा विशाल पत्थरों के ब्लॉकों से बना है, जिसमें से कुछ पत्थरों का वजन 80 टन है। 80 टन का मतलब आज के 10 से 12 फुल साइज हाथियों के वजन के बराबर एक अकेला पत्थर। ऐसे भारी भरकम ग्रेनाइट के पत्थरों को उन्होंने 800 किलोमीटर दूर असवान की खदानों से काटा, ट्रांसपोर्ट किया और पिरामिड के अंदर राजा के कक्ष तक जमीन से सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर बिल्कुल मिलीमीटर की सटीकता के साथ फिट कर दिया। अगर आप गिजा के पिरामिड को ऊपर से देखें और कंपास से नापे तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये पिरामिड भौगोलिक उत्तर दिशा यानी ट्रू नॉर्थ के साथ इतनी सटीकता से अलाइन किए गए हैं कि आज की आधुनिक बिल्डिंगें भी उसमें मात खा जाए। उस जमाने में बिना किसी मैग्नेटिक कंपास के उन्होंने धरती के अक्ष को इतनी बारीकी से कैसे समझा। कुछ थ्योरीज तो यह भी कहती है कि ये तीनों मुख्य पिरामिड आसमान में ओरियन तारामंडल के 3 तारों की सीध में बने हैं, लेकिन ये सब कोई जादू या रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। इस रहस्य को समझने के लिए हमें पिरामिड के इस सुनहरे दौर से बहुत पीछे जाना होगा। चलिए समय के पहिए को घुमाते हैं और चलते हैं आज से लगभग 7 से 8 हजार साल पहले। उस समय दुनिया वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी आज हमें दिखती है। आज जिसे हम सहारा का रेगिस्तान कहते हैं, वो उस समय एक हरा भरा इलाका हुआ करता था। वहाँ झीलें थी, हरियाली थी और इंसान शिकार करते हुए अपना जीवन बिताते थे। लेकिन फिर जलवायु में एक भयानक बदलाव आना शुरू हुआ। बारिश कम होने लगी और हरियाली की जगह रेत के टीलों ने लेनी शुरू कर दी। लोग प्यास और भूखमरी से मरने लगे। अब उनके पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो थी पानी की तलाश। इसी जद्दोजहद में भटकते हुए इंसान सहारा से निकलकर एक ऐसी जगह पहुंचे जिसने दुनिया का इतिहास बदल दिया। वो जगह थी नील नदी की घाटी। नील नदी मिस्र के लिए सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि जीवन रेखा। हर साल गर्मियों के आखिर में नील नदी में बाढ़ आती थी और जब बाढ़ का पानी वापस लौटता तो वह अपने पीछे एक गहरे काले रंग की बेहद उपजाऊ मिट्टी छोड़ जाता था। इस काली मिट्टी ने यहाँ के लोगों की जिंदगी बदल दी। उन्होंने इस जगह का नाम ही रख दिया कमेट, जिसका मतलब होता है काली जमीन। इस मिट्टी में उन्होंने खेती करना शुरू किया। जब खाना भरपूर मात्रा में पैदा होने लगा तो आबादी तेजी से बढ़ी और गांव शहरों में बदलने लगे। लेकिन जैसे जैसे बस्तियां बढ़ी, ताकत की जंग भी शुरू हो गई। पूरा मिस्र 2 मुख्य हिस्सों में बढ़ गया, अपर इजिप्ट और लोअर इजिप्ट। दोनों के अपने अपने राजा थे। यह बंटवारा सदियों तक चला, जब तक कि आज से लगभग 4500 वर्ष पहले एक बेहद शक्तिशाली राजा सामने नहीं आया। उसका नाम था
नार्मर। राजा मार्मर ने एक विशाल सेना तैयार की और दोनों हिस्सों को मिलाकर पूरे मिस्र को एक कर दिया। यहीं से शुरुआत हुई मिस्र के पहले राजों और यहीं से जन्म हुआ फेरो यानी फिरौन के शासक का। मिस्र के लोग मानते थे कि उनका राजा एक इंसान नहीं बल्कि साक्षात भगवान है। यह एक ऐसा विचार था जिसने मिस्र को एक ऐसी दिमागी ताकत दी जो उस वक्त दुनिया में कहीं और नहीं थी। अगर आपका राजा भगवान है तो आप उनके लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। इसी अंधी आस्था ने मिस्र को एक महान शक्तिशाली बनने की राह पर धकेल दिया। लेकिन इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए हिसाब किताब रखने की जरूरत थी, जिसने जन्म दिया मिस्र की महान लिपि हायरोग्लिफिक्स को। यह चित्रों और प्रतीकों की एक बेहद जटिल भाषा थी। उन्होंने नील नदी के किनारे उगने वाले पेपिरस पौधों से दुनिया का पहला कागज बनाया। जहां बाकी दुनिया गीली मिट्टी की स्लेट पर लिखकर उसे सुखाने में वक्त बर्बाद कर रही थी, वहीं मिस्र के मुंशी पेपिरस के लंबे लंबे रोल पर इतिहास, विज्ञान और हिसाब लिख रहे थे। जब एक साम्राज्य के पास इतना ज्ञान, प्रशासन और पैसा आ जाता है तो वो अमरता के सपने देखने लगता है और यहीं से पिरामिडों का असली सफर शुरू होता है। शुरुआत में जब कोई राजा मरता था तो उसे एक साधारण आयताकार कब्र में दफनाया जाता था जिसे मस्तबा कहते थे। लेकिन फिर राजा जोसर के शासनकाल में इमोटेप नाम का एक ऐसा इंसान पैदा हुआ जिसने वास्तुकला की दुनिया में क्रांति ला दी। उसने मिट्टी की जगह पत्थर का इस्तेमाल किया और एक मस्तबा के ऊपर दूसरा, ऐसे करते करते 6 मस्तबे एक के ऊपर एक रख दी। इस तरह बना दुनिया का पहला पिरामिड, द स्टेप पिरामिड ऑफ जोसर। इसके बाद पिरामिड बनने की एक होड़ सी मच गई थी, लेकिन यह सफर गलतियों से भरा था। राजा स्नेफरू ने एक पिरामिड बनाना शुरू किया जिसकी दीवारें बहुत खड़ी थी। आधा बनने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि यह ढह जाएगा, तो उन्होंने उसका एंगल बदल दिया। आज हम उसे बेंट पिरामिड कहते हैं। यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि पिरामिड बनाने वाले कोई एलियंस नहीं थे, बल्कि हमारे और आपके जैसे इंसान ही थे जो प्रयोग कर रहे थे, गलतियां कर रहे थे और उनसे सीख रहे थे। स्नेफरू ने अपनी गलतियों से सीखकर रेड पिरामिड बनवाया और इसी तजुर्बे ने जन्म दिया इंसानियत के सबसे बड़े अजूबे को, राजा खुफू का महान पिरामिड। करीब 481 फीट की ऊंचाई और 23 लाख पत्थर के ब्लॉक। दशकों तक हमें यही बताया गया कि मिस्र के राजाओं ने लाखों गुलामों पर घोड़े बरसाकर यह काम करवाया हो, लेकिन आधुनिक पुरातात्विक खोजों ने इस थ्योरी को पूरी तरह गलत साबित कर दिया है। पिरामिड के पास ही एक पूरा गांव मिला है जहां मिले सबूत बताते हैं कि ये लोग गुलाम नहीं थे। जब नील नदी में बाढ़ आती थी और खेती रुक जाती थी तब पूरे मिस्र के किसान इस राष्ट्रीय प्रोजेक्ट में काम करना शुरू कर देते थे। इसके बदले में उन्हें बेहतरीन खाना, वेतन और चोट लगने पर मुफ्त में इलाज मिलता था। अब सवाल है कि बिना पहिए के उन्होंने इतने भारी पत्थरों को रेगिस्तान में कैसे खींचा? इसका जवाब भौतिक विज्ञान में छुपा है। वे पत्थरों को लकड़ी के स्लेज पर खींचते थे और स्लेज के आगे रेत पर पानी डालते थे। पानी की एक सटीक मात्रा रेत के कणों को आपस में चिपका देती थी जिससे घर्षण आधा रह जाता था। इस छोटी सी वैज्ञानिक तरकीब से उन्होंने लाखों पत्थरों को रेगिस्तान के पार खींच लिया और पत्थरों को ऊपर ले जाने के लिए सबसे प्रमाणिक सिद्धांत है इंटरनल रैंप थ्योरी। फ्रांसीसी आर्किटेक्ट जॉन पीरे हाउडिन का मानना है कि पिरामिड के अंदर ही उसकी बाहरी दीवारों के ठीक पीछे एक घुमावदार सुरंग जैसा रैंप बनाया गया था। माइक्रोग्रेविटी स्कैनिंग में इसके संकेत भी मिलते हैं। मिस्र की सभ्यता सिर्फ पत्थरों के इस खेल तक सीमित नहीं थी। उनका वैज्ञानिक और चिकित्सीय ज्ञान आज भी हमें हैरत में डाल देता है। एडविन स्मिथ पेपिरस दुनिया का सबसे पुराना मेडिकल ग्रंथ है जिसमें हड्डियों को जोड़ने, गांवों को सिलने और दिमाग के ऑपरेशन तक का जिक्र है। जिस समय दुनिया बीमारियों को बुरी आत्माओं का साया मानती थी, मिस्र के डॉक्टर शहद का इस्तेमाल एंटीसेप्टिक के रूप में कर रहे थे। खगोल विज्ञान में उन्होंने आसमान की सीरियस तारे की गति को समझकर 365 दिन का कैलेंडर बना लिया था जो आज पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है। लेकिन उनका सबसे बड़ा रहस्य था कि मृत्यु के बाद का जीवन यानी मम्मीकरण। उनका मानना था कि शरीर को सुरक्षित रखना बहुत ही जरूरी है ताकि मृत्यु के बाद आत्मा वापस आ सके। मम्मी बनाने का यह खौफनाक और वैज्ञानिक तरीका 70 दिन तक चलता था। लोहे के हुक से नाक के रास्ते दिमाग को निकाला जाता था। शरीर को चीरकर लीवर, फेफड़े और आंतों को अलग
सुरक्षित रखा जाता था, लेकिन वे दिल को शरीर के अंदर ही छोड़ देते थे, क्योंकि उनका मानना था कि दिल ही भावनाओं और सोच का केंद्र है और परलोक में भगवान ओसाइरिस इसी दिल का वजन करेंगे। शरीर को नेट्रॉन नाम के प्राकृतिक नमक में 40 दिन तक सुखाया जाता था, फिर तेल और रेजिन का लेप लगाकर उसे लिनेन की पट्टियों से बांधा जाता। ये ममीफिकेशन इतनी परफेक्शन के साथ किया गया था कि आज हजारों साल बाद भी जब हम राजा तुतनखामुन की मम्मी को देखते हैं तो उनके नयन नक्श साफ दिखाई देते हैं। लेकिन इतनी महान और वैज्ञानिक रूप से उन्नत सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई? इसका पतन किसी एक दिन में नहीं हुआ था। हजारों सालों के शासक के बाद जब क्लाइमेक्स चेंज ने फिर असर दिखाया तो नील नदी में बाढ़ का चक्र बिगड़ने लगा, फसलें बर्बाद हुई, भूखमरी फैली और जनता में भगवान स्वरूप राजा का डर खत्म होने लगा। आंतरिक विद्रोह शुरू हो गए थे और इसी कमजोरी का फायदा उठाया बाहरी ताकतों ने। सी पीपल्स के रहस्यमय हमलों से लेकर अशीरियन सेना और फिर पर्शियन साम्राज्य ने मिस्र को रौंद डाला। 332 ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने मिस्र पर कब्जा किया और बाद में टोलेमी राजवंश का शासन चला। क्लियोपेट्रा जो मिस्र की आखिरी रानी थी, उन्होंने रोम के शक्तिशाली नेताओं के साथ मिलकर मिस्र की आजादी बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन 30 ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य ने मिस्र को पूरी तरह से हरा दिया था। क्लियोपेट्रा की मौत के साथ ही प्राचीन मिस्र की युग हमेशा के लिए समाप्त हो गई। मिस्र अब रोमन साम्राज्य का सिर्फ अनाज पैदा करने वाला एक प्रांत बन गया था। धीरे धीरे पुरानी लिपि को पढ़ने वाली मुंशी खत्म हो गए और शानदार मंदिर खंडर बन गए। रेगिस्तान की उड़ती रेत ने उन महान पिरामिडों और स्फिंक्स को अपने आगोश में ले लिया। सदियों तक मिस्र का इतिहास रेत के नीचे खामोश दबा रहा, लेकिन 1799 में नेपोलियन के सैनिक को एक रोसेटा स्टोन नाम का एक पत्थर मिला। इस एक पत्थर ने वो चाबी दे दी जिसने सदियों से खामोश पड़ी हायरोग्लिफिक्स लिपि फिर से बोल उठी। वैज्ञानिक ने जब उसे डिकोड किया तो मिस्र की महानता एक बार फिर दुनिया के सामने आ गई। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक सवाल जहन में आता है, क्या आज से 4000 साल बाद भी हमारी गगनचुंबी इमारतों और हमारी आधुनिक तकनीक बच पाएगी? शायद नहीं, लेकिन गिजा के पिरामिड तब भी वहीं खड़े होंगे, शांत और अडिग। मिस्र के लोग अक्सर एक कहावत कहते थे, मनुष्य समय से डरता है लेकिन समय पिरामिड से डरता है। यह सिर्फ एक इतिहास का पन्ना नहीं, यह इंसान की उस जिद की कहानी है जो असंभव को भी संभव बनाती है। आज भी गिजा की रेत के नीचे कई रहस्य दबे हैं। शायद कोई नए खोज कल फिर हमारी इतिहास की किताबों को बदलने पर मजबूर कर दे। उम्मीद करता हूँ यह रिसर्च आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर कर दें और साथ ही अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।